पूछना पड़ेगा क्या है, तो बताइए क्या लगता है आपको। ठीक है, एटलीस्ट फिजिक्स का बता दो। फिजिक्स में 40 मार्क्स क्यों नहीं आया पेपर में, 10 क्वेश्चन सही क्यों नहीं कर पाए। ये सभी अरे मैं डांट नहीं रहा आप लोगों को, मैं बस पूछ रहा हूँ। एक्चुअली सुबह डांटने के मूड में था मैं, बट सोचा कि अभी क्या डांटेंगे, अब बच्चे हो आप लोग भी। तो बताइए ये सभी कैसे? आई एम आस्किंग कि आपको फिजिक्स में 32 आया ना, 32 कुछ आया, तो कम क्यों आया ये पूछ रहे हैं। क्या हो गया जी, टफ क्वेश्चन पूछ लिया क्या, इसी इजी इसी इजी क्वेश्चन क्या होगा। ये सभी बताइए। अरे क्या हो गया, ठीक है आप मत बताइए, मैं सर बोलिए बोलिए। शायद मेरा कुछ ऑप्शन गलत हो गया, मतलब नियरेस्ट आ रहा था तो मैं 2-3 ऐसे ही मार्क कर दिया। नियरेस्ट आ रहा था आंसर। नियरेस्ट आ रहा था तो आंसर मार्क कर दे, इसका मीनिंग क्या है। वो तो गेस मार दिया आपने बस, ये तुक्का मार दिया ऐसा बोल रहे क्या। ये सभी अरे बोलिए बोलिए बोलिए, फास्ट फास्ट कीजिए। हाँ, आप जो समझ रहे वही होगा सर। ओ, तो गेस वर्क कर दे इसलिए। हाँ मतलब आपको आता था क्वेश्चन कैसे करना है, फिर भी आपने पूरा कैलकुलेट करने के लिए गेस मार के टिक कर दिया ऐसा, ऐसे ही ना। हाँ। ओके, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। जो भी आपका, सब आपको क्वेश्चन आता है, आपको पता है मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो पूरा सॉल्व करना चाहिए उसको एंड तक। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन करना तो एकदम एंड में करो, शुरुआत में अप्रोक्सीमेशन मत करो। ठीक है, स्पेशली जो क्वेश्चन में ऑप्शन बहुत क्लोज है, जैसे 1.47 1.42 ऐसे कुछ ऑप्शन थे, शायद लास्ट टेस्ट में था, तो इसमें आप कैसे तुक्का मारेंगे, मारे नहीं सकते। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी इधर उधर होता तो आप ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुक्का मारना थोड़ा कम कर सकते हैं, ये तभी अप्लाई करो जब बिल्कुल क्वेश्चन आता नहीं है या फिर बहुत हालत खराब है तब। ठीक, एंड में कर सकते हैं, शुरू में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको अवॉइड करो अभी। एक्चुअली आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, 10-12 क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव होता है, तो थोड़ा ध्यान दो उस पर। ठीक है विक। ठीक है। ओके ठीक है, बाकी लोग बताइए। और कौन है, मयंक। आप बताइए आपको कितना है, 32 कुछ है ना, 36। 9 क्वेश्चन यू आर एबल टू डू करेक्टली। ठीक है, ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही आ गया। सो आपको लगता है इससे आप ज़्यादा ला सकते थे टेस्ट में। यस मयंक। यस सर, स्पीड थोड़ा स्लो पड़ गया था। ओके, स्पीड थोड़ा कम था, ठीक है जी, स्पीड कम था। स्पीड कैसे पढ़ेंगे बताइए। सर वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन में टाइम लग गया था थोड़ा, लास्ट का हाँ, मैं देखा तो इजी था, तो एनालिसिस करने में दिक्कत हो गया था। या वेरी गुड। यस, तो आप सही ट्रैक पे हो, मतलब आपको समझ में आएगी प्रॉब्लम क्या है क्या? तो प्रॉब्लम क्या था कि स्पीड भी आपका फास्ट ही होगा, आपने सिलेक्ट नहीं की क्वेश्चन सही से, बस सिलेक्शन गलत हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये लिखा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया आपका, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने जो क्या स्ट्रैटेजी में बताया था, या भी बताता हूँ कि जो भी आपका 25 क्वेश्चन है बस फिजिक्स में, सो 25 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है कि पहले तो आपको टारगेट रखना होगा। ठीक है भाई, फिजिक्स में कोई 40 मार्क्स चाहिए,
40 मार्क्स चाहिए तो मुझे कितना क्वेश्चन करना होगा सही? 10 या 11? ठीक है, 11 करके कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैं भी 12 क्वेश्चन अब सही करना चाहेंगे। ठीक है, सो जब आप पहली बार पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ आज पूरे पेपर की स्ट्रेटजी बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम आ गया इसके बारे में, तो ठीक है। तो आई विल नॉट टेल अस लाइक एक टाइप की स्ट्रेटेजी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको ठीक है मैक्सिमम मार्क्स आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं बेसिकली इसको? ये जनरली जो पेपर का ऑर्डर होता है, जो अटेम्प्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जनरली ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट मैं तो ऐसे करता था, अच्छे से याद है मेरे को। ठीक, सो जनरली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स अटेम्प्ट करते थे, एंड इसमें भी पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। ठीक है, ओके। तो आपके पास 3 घंटा है सपोज। ठीक है, अपने डाउट पे तो इसलिए बता रहा हूँ। सपोज 3 घंटा है आपके पास। ठीक है, आपको टोटल मिला के मैक्सिमम मार्क्स है जितना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका 150 टारगेट है, 160 है, मतलब हायर एंड पे 160 है, 150 जो भी जो का टारगेट है, इतना आपको अचीव करना है। तो ठीक है, अब प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन के बाद आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें क्या होता है, 3 पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जनरली इनऑर्गेनिक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, एंड जनरली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में भी उतना टाइम नहीं लगता है, अगर कैलकुलेशन नहीं है तो, बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है तो। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, एक बार पेपर के मतलब फर्स्ट टाइम जब आप पेपर को गो थ्रू करेंगे, तो उसमें केमिस्ट्री में जो बहुत इजी क्वेश्चन है, सपोज इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, या फिर ऑर्गेनिक का कोई बहुत इजी हो गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन जो है आपको देख के समझ में आ रहा है कि हो जाएगा फटाफट, अब उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मे बी 3 या 4 या 5 या 6 जितना भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ 7 क्वेश्चन है इसमें, केमिस्ट्री में से ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, बट ठीक है, आई एम टेलिंग कि 7 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इजी आपको आता है। ठीक है, 1-2 सेकंड में हो जाएगा या फिर 1-2 मिनट में हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इन गोइंग थ्रू द पेपर, ये 7 क्वेश्चन मार्क करके इसको कर दो। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिजिक्स में आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो जिसमें क्या करेंगे, जो इजी इजी क्वेश्चन है वो तो पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा कि हाँ आता है, आता है, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हो गया। ठीक है, 7 के बाद फिजिक्स भी आ गया। फिजिक्स में भी क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं बहुत ईजी रहता है, जैसे इस पेपर में ही मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, 19। ठीक है, क्वेश्चन 16, 19 तो सब उसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका ये, कंपेयर द वेलोसिटी, फ्लूइड डायनेमिक्स का था ऐसा। तो आपको दिया था कि एरिया का रेडियस दिया था R1 R2, और V1 V2 को कंपेयर करना था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन कुछ है क्या? सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, A1 V1 = A2 V2। ठीक है, किसी को चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस इतना फॉर्मूला पता है तो करके आ सकते हैं। तो इसमें लिटरली कुछ नहीं है, आपको एरिया भी दे दिया उसने, बस V1/V2 निकालना है आपको। अब रेडियस दे तो उससे एरिया निकाल सकते हैं ना, πr²। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यार गलत मत करो, बहुत लोग गलत किए क्वेश्चन आई सो, सो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं है। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। तो 16 क्वेश्चन हो गया, तो इसको कुछ करने के लिए टाइम थोड़ी लगेगा, एक बार देखेंगे कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी है। 19 कौन सा है? ये दिया हुआ था, ये बेसिकली इसका डायग्राम बना देंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। ये आपको दिया है कि ये एंगल 45 डिग्री, दिस 45 डिग्री। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या 100 न्यूटन का वेट दिया था, यानी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो आपको पूछा था कि फोर्स का वैल्यू कितना है अगर एंगल 45 डिग्री, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये टेंशन टी हो गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो टी का एक कंपोनेंट ये है, टी का दूसरा कंपोनेंट ये है, टी साइन 45 हो जाएगा mg, एंड टी कॉस 45 कितना होगा, एफ हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो तो एफ इक्वल्स टू mg आ जाएगा।
तो क्या 100 न्यूटन। ऐसा सोच सकते हैं, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल है तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी tan थीटा 45 होगा और tan थीटा 1 होगा, tan 45 1 होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होगा 19। तो ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ऐसे में भी 3 या 4 या 5 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में भी। ठीक है, तो फर्स्ट गो में आप क्या कर सकते हो, कैन डू केमिस्ट्री जो बहुत इजी क्वेश्चन है जो फटाफट होता है वो कर लो, एंड फिर फिजिक्स का 5-6 क्वेश्चन जो लग रहा है बहुत ईजी है। ठीक है, होगा ऐसे कुछ ना कुछ। तो इसमें क्या होगा कि ये इसका आपको टाइम लगेगा मे बी हाफ एन आवर से 40 मिनट्स बोल सकते हैं। 40 मिनट्स भी ज़्यादा होगा एक्चुअली, हाफ एन आवर में हो जाएगा। केमिस्ट्री में क्या 7 क्वेश्चन के लिए 7-10 मिनट लगेगा उससे ज़्यादा नहीं। सो या का आधे घंटे में कितना 12 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी आपके जो इसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मैथ्स अगेन फिर से केमिस्ट्री पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड इस बार जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है जो आपको लग रहे थे कि थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है इसमें, ठीक है मुझे पता है कंसेप्ट, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, या 4-5 जितना भी। वो डिपेंड करता है आपको प्रिपरेशन कैसा है। प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो या फिर 10 क्वेश्चन भी करके आ जाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप लोग भी 5-6 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगेन गोइंग टू केमिस्ट्री लाइक दिस, एंड उसके बाद फिर से फिजिक्स में आ सकते हैं। एंड इसमें देख सकते हैं कि और ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आते हैं बट इसमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि बहुत ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है फटाक से आधे घंटे में। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है जो आपको आता है दैट वी कैन अटेम्प्ट इन द सेकंड को। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 2 से 5, फिजिक्स में भी 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, थोड़ा सोचना है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये कितना हो गया 30 मिनट, मान लो इसमें 1 घंटा लग गया आपको। ठीक है, 1 घंटा से 1.25 घंटा लग गया, इशारा तो नहीं रहेगा। ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा है एक्चुअली। ठीक है, 1.25 घंटा कर लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितना हो गया 1 आवर 45 मिनट्स हो गया। तो मैथ्स के लिए आपके पास पूरा बचता है 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो फिर आप आराम से मैथ्स कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स में जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो होता है वो नहीं मिलेंगे आपको कि एकदम देख के आंसर आ जाएगा, या फिर एकदम आपको पता है बस टिक करना है, वैसे मैथ्स में जनरली होता नहीं है। ठीक है, इजी रहेगा क्वेश्चन, फिर भी आप डायरेक्टली देख के आंसर नहीं बता सकते, थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ईजी होता है, कुछ कैलकुलेशन नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले क्वेश्चन को करना है आपको वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है सेकंड बार में, एंड उसके बाद फिर यहाँ आ सकते हैं मैथ्स में, मैथ्स को आराम से कर सकते हैं, फिर जितना होना है उतना मैथ्स में हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर सपोज टाइम बच भी जाता है तो आखिर 10-15 मिनट में, तो आपका आखिरी 10-15 मिनट बच गया, तो इसमें आप कुछ कर सकते हैं। फिर से केमिस्ट्री फिजिक्स में जा सकते हैं, या फिर उसके बाद जो आपको तुक्का अगर लगाना है वो आखिरी 10-15 मिनट में लगाना है। ठीक है, पूरा पेपर में ये मत कर देना, पूरा पेपर में ये करेंगे तो आपको बहुत नेगेटिव हो जाएगा। जो आपको गेस वर्क करना है, ऑप्शंस देख के करना है, ये कोई अच्छा मेथड नहीं है बट फिर भी कर सकते हैं, ये आखिर के 10-15 मिनट में करना है। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, मयंक मयंक है नविक, आप दोनों के लिए स्पेसिफिकली। ये क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक पेपर का स्ट्रेटेजी बता दिया ना, ये मैं फॉलो करता हूँ, एंड मुझे लगता है कि अच्छा स्ट्रेटेजी है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही करना है। ठीक है, बट जनरली केमिस्ट्री पहले करेंगे तो बेस्ट है, बिकॉज केमिस्ट्री में ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आपको करना चाहिए पहले, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, पहले मैथ्स लेके बैठ जाएंगे और देखेंगे बड़ा सा इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन आ गया, पीएनसी का क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिख गया आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ठीक है, तो हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो 1 to 25 क्वेश्चन दिए तो आपको 1 to 25 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इंटीजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है। सपोज लग रहा है कि पहले 2-3 क्वेश्चन देखे बहुत टफ है तो उल्टा कर दो, पीछे से आ जाओ। ठीक है, लग रहा है कि पूरा केमिस्ट्री टफ है तो फिर फिजिक्स में आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली थोड़ा आपको दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा एंड थोड़ा एनर्जेटिक होके जाना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे से सो के जाना होगा एक दिन पहले। ठीक है, ज़्यादा लेट नाइट करके अगर नेक्स्ट दिन एग्जाम देंगे तो
वो क्या बोलते हैं, एनर्जी बहुत कम होता है, दिमाग काम नहीं करता बेसिकली। तो आपका जब एग्जाम आ रहा है तो मे बी 3-4 दिन के लिए आप एटलीस्ट रात को ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा है, ताकि आपका नींद हो सके। ठीक है, ऐसा है। तो ये सब एक स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई फील दिस इज़ वेरी गुड। पहले केमिस्ट्री फिजिक्स 2 बार कर लिया ना अच्छे से, तो जितना मार्क्स आने इसमें आ जाएगा, फिर मैथ्स कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आता है ये सब चीज़ से। ओके, सो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं जी, स्ट्रेटेजी। ठीक है, हेडिंग तो नहीं देंगे। सो ये था आप दोनों के लिए। ठीक है, बाकी लोग बताइए मार्क्स क्यों कम है जी। आशीष, आशीष है क्या, चला गया यस सर। लगता। आपके सर वो मतलब 2-3 क्वेश्चन में फंस गए थे, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था, 10-15 मिनट अरे एक एक क्वेश्चन पे, तो टाइम खत्म हो गया वैसे। नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। तो वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा अच्छे से। ठीक है, यस सर। ठीक है, दैट इज आप लोगों का पोटेंशियल है, बट आप लोग वो अभी क्या आपको एग्जाम देने का वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल क्या, थोड़ा थाने दिमाग से देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है। अभी 3 घंटा आपके पास, 3 घंटा में मैक्सिमम क्वेश्चन करना है, वो आपका एम है। ठीक है, 3 घंटा में मेरे को फिजिक्स पूरा करना है, केमिस्ट्री पूरा करना है, मैथ्स पूरा करना है, बिकॉज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। या फिर केमिस्ट्री में मुझे बहुत ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, फिर इनऑर्गेनिक सर ने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वही करेंगे। वैसा नहीं है, 3 घंटे में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है। जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स ईजी होता है, तो इसलिए पहले करते हैं उसको। ठीक है, स्कोरिंग होता है। ओके, एक्चुअली बहुत डिफरेंस होता है, जनरली केमिस्ट्री में भी ज़्यादा स्कोर हो सकता है अगर आप अच्छा प्रिपेयर किया तो। ठीक है, जो भी है अभी, तो जो भी हालत है थोड़ा बहुत बता देंगे आप लोगों को। ओके, बाकी लोग, ऋचा, यस ऋचा, यस आपका तो 50 है। 50 कैसे आ गया आपका, मतलब आई एम आस्किंग, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया दैट मीन्स, बट आपको फिर बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कम होगा, केमिस्ट्री मैथ्स में। यस सर। ठीक है, तो बाकी बैलेंस करो, तीनों सब्जेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, आपके लिए टारगेट 100 अच्छा रहेगा, अगर आप 100 मार्क्स लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, बट आपके लिए बोल रहे, बाकी लोगों के लिए नहीं। ठीक है, ओके, और कौन है, जानवी, इस जानवी जल्दी से बताइए आपको क्यों कम है। नहीं, आपको तो 52 है, कम तो नहीं है, सभी अच्छे ही है आपको तो, बट आपने पहले से किया था, बोल रहे थे, ये अच्छा नहीं है। अरे पहले से किया तो फुल आना चाहिए ना फिर तो आपको, है? सर फिर से एक बार सॉल्व किए थे तो आंसर ही नहीं आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ो, तो अभी नेक्स्ट पेपर के लिए सॉल्व मत करना, ठीक है, तो आपका एक्चुअल मार्क्स पता चलेगा। ओके सर। ओके, ठीक है, तो अभी, हाँ, अब क्या है, मैं पूरा पेपर डिस्कस कर सकता हूँ। पेपर का बात आता है, ये तो आपका मार्क्स कैसे बढ़ाना है ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। अभी आता है बात पेपर का डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें हम, मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना है इसमें। और आपको बता सकते हो पेपर इजी था, ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, एंड 6 क्वेश्चन थोड़ा, 6 कितना, 6 7 क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल का था, और कितना, 4 5, कितना, 5 क्वेश्चन हार्ड था। ठीक है, ओके, तो मैं कुछ आपके मतलब आपका मैं रिस्पांस देके कुछ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग का जो रिस्पांस आया है, कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे, जो छोड़ना नहीं चाहिए था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्या है, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन का दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है। तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज। ठीक है, तो कहाँ लिखे इसको। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एंटायर थिंग, आपको जस्ट हिंट देंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन तो बहुत कर चुके हैं हम लोग, एंड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको लगता है तो आप क्लास के बाद एक बार मैसेज कर देना, उसको मैं डिटेल सॉल्यूशन पर्सनली बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन है, इसका आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा ऑफ फोटोन।
ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी, तो जगह एच बाई पी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एच बाय मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, तो एच कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना है, मोमेंट ऑफ फोटोन निकलना है ना। ये जो मैं ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो जो भी फॉर्मूला इसमें लग रहा है मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसमें मैंने सब कुछ दिया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो इसको, समझ में आ जाएगा। इसमें पूरा मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है, एनर्जी का दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। उसके बाद डी ब्राउली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये 2 पेज का नोट जो मैंने दिया था आपको, एक बार पढ़ लो, इसको हो जाएगा। इसमें मुझे कुछ समझाने का है नहीं। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन अगर मेंस में है तो प्लीज मत छोड़ना इसको। इसमें 4 ही लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसमें 2 लोगों ने गलती किया। ठीक है, तो मेंस में अगर क्वेश्चन है तो इसको मत छोड़ना। ठीक है, अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे, बट अगर ऐसा क्वेश्चन मिस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं मतलब बेसिकली आप लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला 5 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ नहीं, बस सबको लैम्डा का फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। अब फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट मेरा रिकमेंडेशन है कि ये जो नोट्स मैंने दिए थे, अगर नहीं है तो मैं फिर से एक बार पोस्ट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना भाई एक बार। ठीक है, इनफैक्ट हाँ, इसको पढ़ लेना है क्वेश्चन देख के, एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो करो, जिनका गलत है वो भी एक बार ट्राई करो। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में ऐसा आता तो आपको करना ही चाहिए, सही करना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन, सब लोग है ना? ये क्लियर है कि नहीं भाई? भूली भूली यस सर। जल्दी जल्दी बोलिए। यस, मयंक, श्रेया, अविक, ऋचा। यस सर। अरे यस सर। मुझे लगता है मेंस मुझे देना है, आप लोगों को नहीं देना है। ऐसा है क्या? फिर हम भी टेंशन नहीं लेंगे। हम्म, ठीक है जी। सो ये गया हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, इसका नोट्स देख लेना, मैं बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन सबका करेक्ट है, दैट इज वेरी गुड। इसे कुछ भी रेडियो एक्टिविटी का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। तो लैम्डा निकल जाएगा, आपको ए दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, इससे ई रेज़ टू लैम्डा आ जाएगा। टी आपका फॉर्मूला है 0.693 बाय 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको मेंस में करके आना है। ठीक है, तो करना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता तो करना चाहिए इसमें, एंड सही से करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं सकता लिटरली। तो सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला रहता है ना, फॉर्मूला रहता है ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, बस आपको लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो इससे इजी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं क्या? तो सब कुछ दे दिया आपको, बस लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो आप लोग तो सही कर दिया। तो सिमिलरली ये भी क्वेश्चन ऐसे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि 1-2 फॉर्मूला बोला रहेगा। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको सबको करना है। सेकंड सबने कर लिया, वेरी गुड। देन थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा? थर्ड क्वेश्चन भी जिन्होंने भी अटेंड किया सही किया है, बहुत अच्छा है। ये थर्ड क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, टफ मतलब मीडियम है, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। इसमें क्या दिया है कि मतलब एक रिंग है, इसका मास क्या दिया, मास डेंसिटी दिया सिग्मा, ये ए प्लस बी आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, इंटीग्रल आर स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, तो अगर नहीं आता तो छोड़ दो। जिन्होंने सही किया बहुत अच्छा है, एग्जाम में तो कर देना। सब आपको नहीं आता इंटीग्रेशन, ऐसे टाइप का डर लगता है बहुत, या फिर आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है तो छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट नहीं किया, सरप्राइजिंग है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, बस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है आपको। क्या दिया आपको, ऐसे सर्किट ऐसे कुछ दिया हुआ है, एंड ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सबको करना ही है। मतलब क्या मतलब, इतने सेमीकंडक्टर्स पड़े, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो इसमें बैटरी दिया हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। सो पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्टेड है। तो फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होगा, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, ऐसा क्लोज सर्किट हो गया।
तो आपको इस दोनों के पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पे करंट निकाल दो, करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि डायोड फॉरवर्ड वाइज में क्लोज सर्किट होता है, रिवर्स वाइज में ओपन होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेंस में ऐसे ही आएगा, अगर डायोड से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही आएगा। इस केस में एक सेम क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको रिवर्स बायस कर दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड बायस। ठीक है, उसको पूछ लेगा कि इस दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें रिवर्स बायस हो गया तो क्या होगा, अच्छा तो फॉरवर्ड बायस ही है, रिवर्स बायस करेंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ऐसे ओपन सर्किट होगा तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो सिर्फ यही करंट फ्लो होगा, तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सबको करना चाहिए। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 लोग ने अटेम्प्ट नहीं किया, सो थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इस पर। ठीक है, कितने लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, 4th वाला? यस मयंक, ऋचा, मयंक ने नहीं किया, ओके। बाकी लोग और किसने अटेम्प्ट नहीं किया? शायद श्रेया ने नहीं किया, बाकी सब ने किया, ऋचा, अविक, जानवी, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगर आ गया तो कर देना इसको भाई, कुछ है नहीं। और किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज़ मैसेज कर दो मेरे को क्लास के बाद, मैं इसका समझा दूंगा आपको अलग से। ठीक है, जो भी हेल्प चाहिए थोड़ा मैसेज कर दो, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है थोड़ा बता दीजिए, बता देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन टफ है। ठीक है, देखने में इजी लग रहा है, एक लाइन ही है बस, तो 5 क्वेश्चन टफ है। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, सब इसको डर लग रहा है या फिर देख के इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसे है ना, उल्टा हो गया क्या? अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन जे कैप। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकलना है, आफ्टर स्पीड डबल कब होगा इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा, दोनों का वेक्टर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, वी क्रॉस बी इनसाइड द प्लेन लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो हालांकि अगर आप समझ में आएगा तो इजी हो जाएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको अटेम्प्ट ही करना है, क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है कि कुछ कुछ क्लिक हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, एंड आप इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा स्पीड होता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बता देता है। तो ठीक है, एटलीस्ट ये याद कर सकते हैं। सो अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों अप्लाई कर रहे हैं, दोनों अप्लाइड है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स से कभी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स से सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस। सो जब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स से मैग्नीट्यूड नहीं सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, दैट इज, अगर इतना पता है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉरेंस फोर्स का आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से इतना ही सीख सकते हैं, एंड जिन्होंने भी अटेंड किया करेक्ट किया शायद से, सो अच्छा है। ओके, नहीं करेक्ट नहीं हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 टफ था थोड़ा। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, ईएमएफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी सबने अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन 6 बोल सकते हैं थोड़ा मीडियम लेवल का, ईएमएफ दिया हुआ है एंड ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन 6 टाइप का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, तो इसको भी करना चाहिए। इसका मैं आपको ट्रिक बताया था शायद क्लास में, बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली जो आरसी सर्किट और एलआर सर्किट है, इसके लिए ट्रिक एप्लीकेबल है, ट्रिक नहीं बोल सकते मतलब ठीक है, तो आरसी सर्किट में क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो सकता है, एंड एलआर सर्किट में भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो सकता है। ठीक है, तो आरसी सर्किट में क्या होता है, आपको चार्ज का इक्वेशन लिखना पड़ेगा एंड करंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एलआर सर्किट में क्या होगा, आपको करंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा और डी/dt का लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अरे ये सब याद है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत याद है ये ट्रांजिएंट सर्किट कि बस पूरा ऊपर से आ रहा है। लगता है पूरा ऊपर से आ रहा है। कुछ याद है ट्रांजिएंट सर्किट कुछ होता है? ठीक है, याद नहीं तो पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। ये सविक, मयंक, ऋचा, आशीष, है ना सब लोग क्लास में है तो? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो इसमें अगर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा है, बस इतना समझ लो, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा अलग से। अगर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा है तो क्या होता है? अगर चार्जिंग हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा, और डिस्चार्जिंग हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होगा। ये पता होना चाहिए आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी होता है एक्सपोनेंशियली होता है। तो अगर एक्सपोनेंशियली होगा तो उसका मतलब क्या है? सपोज हमारा चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? ये जगह क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई टॉ, ये हमारा चार्ज इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। ये चार्जिंग के केस में होगा। और डिस्चार्जिंग में क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, तो उसमें आप चार्ज लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई रेज टू माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। तो ये फंक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। टी इक्वल टू जीरो डालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? क्यू नॉट इंटू ई रेज टू जीरो, 1 हो गया। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, दैट मीन्स टी इक्वल टू जीरो पे उसका मैक्सिमम वैल्यू है, और वो कर्व फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब क्यू का वैल्यू कम हो रहा है। एंड इस केस में क्या होगा? इसमें देखेंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं आता इसमें आरसी सर्किट, एलआर सर्किट में, तो ये पता होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, मतलब इनिशियली मैक्सिमम है, फाइनली वैल्यू जीरो है उसका, तो ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। एंड अगर इनिशियली मैक्सिमम है, फाइनली जीरो है, तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है, जो भी। सो इनिशियली मैक्सिमम, फाइनली जीरो, तो ये लगा देंगे। इनिशियली मिनिमम, फाइनली मैक्सिमम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आरसी सर्किट है तो आप पूरा केवीएल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर कुछ आज पता चल गया तो आप करंट निकाल सकते हैं डीक्यू बाई डी, ठीक है। तो एक चीज निकल गया तो दूसरा आ जाएगा। एंड इसमें अगर करंट निकल गया तो आप डी आई बाई डी भी निकाल सकते हैं, ओके। एंड इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो याद होना चाहिए, मोस्टली आपको तो याद ही होगा, कि जब अगर ऐसा सर्किट है, कैपेसिटर लगा दिया आपने, ठीक है। अब मैं पूरा स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, टीचिंग स्पॉन्टेनियसली, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आते जाएगा मेरे अंदर से, आप लोग इसको नोट करेंगे तो फायदा हो जाएगा एग्जाम में आपको, ओके। थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहेगा, ठीक है। सो कैपेसिटर दिया हुआ है एंड बैटरी इज देयर, एंड सपोज यू क्लोज दिस सर्किट, सो व्हाट हैपेंस? इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज देयर, सो दिस बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया, इफ सम क्वेश्चन कम्स की व्हाट विल बी द करंट थ्रू द सर्किट एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो इसके बाद आपको रेजिस्टेंस लगा देंगे एक तो, ठीक है, ऐसे। एंड दे आस्क की व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट व्हेन एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, करंट थ्रू बैटरी कितना है। सो टी इक्वल टू जीरो में इसमें कैपेसिटर का कुछ काम नहीं है बेसिकली, टी इक्वल टू जीरो पे इसका कोई चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज नहीं होगा तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहाँ पे, तो ये तो ई हो जाएगा, ठीक है। एंड इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में उल्टा होता है। सो इफ यू कनेक्ट इंडक्टर लाइक दिस, सो एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ क्लोज सर्किट, तो इसको आप बनाएंगे तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये पता होना चाहिए, मतलब अगर वो ट्रांजिएंट सर्किट को कुछ नहीं पता है तो ये दो चीज पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट दिस इक्वेशन। अगर आपको देखिए इनिशियली करंट मैक्सिमम है, फाइनली जीरो है, तो ये फॉर्म में लिख देना। एंड सेकंड चीज, जो कैपेसिटर है ना, इंडक्टर है, इसको कैसे हम लोग टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे आप डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं पता है, बस इतना आपको पता है तो एक दो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो आएगा ही, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आने का काफी चांस होता है। कैपेसिटर लगा देंगे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड टी इक्वल टू 40 पे आपको रेशियो लेना है करंट का, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो समझ में आया? कोई डाउट इसमें? ये जो मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत। कोई डाउट इसमें? नो नहीं सर। कोई डाउट है? बाकी लोग अभी मयंक जानवी? नो अरे सर। मैं खुद को तो नहीं नो पढ़ा रहा सर। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए सर खुद को पढ़ा रहे। ठीक है मुझे तो आते ही है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है हमको, तो मेंस आप लोगों को देना है। तो जो फाइनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपको बता रहा है बस थोड़ा थोड़ा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 जी सबसे इजी क्वेश्चन है, इस इजी क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछ सकते। ठीक है मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है एंड शायद सबने करेक्ट भी किया। दो लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, कौन है दो लोग भी? क्वेश्चन नंबर 7 किसने किसने अटेम्प्ट नहीं किया? ये जो कोर्सिविटी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा ऐसा, ये वो हैव नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कोई है ऐसा? दो लोग तो है दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो नहीं किया। बाकी लोग? अरे ये क्वेश्चन तो करना चाहिए। आई मीन इससे क्वेश्चन इजी तो आएगा नहीं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो इसका भी एक बार थ्योरी पढ़ लो भाई। जो मैग्नेटिज्म मैटर मैंने पढ़ाया था पीपीटी एक शेयर किया था ना, पीपीटी से पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो चाहिए तो वो भी देख लो एक बार। ठीक है और लिटरेरी इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको बस 2-3 डेफिनेशन पता है आप मेंस में 4 मार्क्स ऐसे लेके आ जाएंगे। एंड जो लोग ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे वो 4 मार्क्स छोड़े लिटरली, मतलब बिना कुछ पढ़े हुए कुछ 4 मार्क्स आ सकते हैं, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एक बार पढ़ लेना भाई। ठीक है मैं इसका भी नोट्स भेज देता हूँ आपको क्लास के बाद एक बार फिर से, तो एक बार इसको कर सकते हो। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए एक्चुअली, मतलब क्या बोले इसको, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है इसमें, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अटेम्प्ट करना इसको, एक बार ये पढ़ लो। ठीक है हो जाएगा। बेसिकली ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही है, इसमें कुछ 2 बार पढ़ लेंगे तो आप मेंस में करके आएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं करके आएंगे। ठीक है तो क्या मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और बताइए 7 क्वेश्चन बहुत इजी था। देन क्वेश्चन नंबर 8, 8 बोल सकते टफ है। ठीक है टफ भी नहीं बोल सकते, किसी को समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, बट फिर भी उसमें आपको विजुअलाइज करना है, पूरा प्लेनर लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ये है। ठीक है फाई कैसे चेंज होगा वो सब देखना है। सो ये इंड्यूस होता है d5/dt, बस इतना हम बता सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। एंड एवरेज निकालना तो Δ5/Δt होता है। ठीक है तो इसे बहुत टाइम लगेगा समझाने के लिए, थोड़ा टफ है, विजुअलाइजेशन काफ़ी होता है इसमें। ठीक है तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, एंड मैक्सिमम लोग गलत भी किए क्वेश्चन, 4 लोगों ने अटेम्प्ट किए 3 लोग गलत किए। ठीक है सो बेटर ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट भी होगा। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत लंबा है, ज़्यादा विजुअलाइजेशन है, ईएमआई लग रहा है, ठीक है तो छोड़ सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा टफ है, टफ मतलब मीडियम लेवल है, या मैंने मीडियम दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है बेसिकली कि ठीक है मैं नोट्स भी ये आई शेयर द ब्लैक बोर्ड का स्क्रीन, सॉरी वाइट बोर्ड, क्लास के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 क्वेश्चन थोड़ा ये है मीडियम टाइप है, तो इसमें तो कंसेप्ट बता रहता हूँ। बेसिकली कार्नोट इंजन होता है, कार्नोट इंजन में एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है, ये सबको पता होगा। एक सोर्स होता है एक सिंक होता है, इसका अगर टेम्परेचर हाई होता है इसका टेम्परेचर लो होता है एंड इसके बीच में इंजन लगाते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक है ना आपको सपोज थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता है, कुछ पता नहीं इंजन के बारे में, बट कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आने का चांस काफी हाई होता है, बिकॉज फेवरेट टॉपिक है। इवन केमिस्ट्री में भी आ सकता है कार्नोट इंजन से, केमिस्ट्री में उसका ग्राफ आएगा, फिजिक्स में ऐसे कुछ आएगा। ठीक है तो कार्नोट इंजन का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन का ग्राफ कैसे होता है, पहले आइडियाबैटिक, पहले आइसोथर्मल, फिर आइडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइडियाबैटिक, ये पीवी ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है तो ये है, ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट ये एक बार देख सकते हैं आइसोथर्मल या आइडियाबैटिक। ठीक है जितना समझ सकते हो समझ लो आज के क्लास में, ठीक है बोनस क्लास की तरह मान सकते हैं। ओके सो सोर्स होता है सिंक होता है, हाँ इसमें बच्चों को एक चीज़ पता नहीं होता है कि हीट और वर्क कहाँ है, तो क्या हीट कहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है सो सोर्स से क्या होता है हमारा, कुछ हीट आता है इंजन में। ठीक है इसका मतलब क्या कि सोर्स का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, इससे कुछ हीट इंजन में आएगा, कुछ एनर्जी इंजन में आता है। ठीक है
ना ये एनर्जी हीट के फॉर्म में है, बट इंजन क्या करता है, गाड़ी को चलाएगा, एरोप्लेन चलाएगा, साइकिल चलाएगा, ठीक है। सो इंजन का काम क्या है कि डज सम वर्क, मैकेनिकल वर्क करता है। सो इंजन का आउटपुट होता है मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब सोर्स से वो हीट ले रहा है एंड इंजन वर्क डन कर रहा है, मतलब मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड जो बचा हुआ एनर्जी होता है वो सिंक पे चला जाता है, इसको वेस्ट बोल सकते हैं, ये भी हीट के फॉर्म में चला जाता है सिंक पे, ओके। सो ये बहुत बेसिक मैकेनिज्म है इंजन का, कोई भी इंजन का एक्चुअली, कार्नोट ही नहीं, कोई भी इंजन का बेसिक मैकेनिज्म ऐसे होता है। हीट इनपुट आता है इंजन में सोर्स से, उससे इंजन कुछ वर्क करता है एंड बचा हुआ हीट सिंक में चला जाता है, ठीक है ना। जो कार्नोट इंजन है इसमें एफिशिएंसी जो होता है, बेसिकली एफिशिएंसी पता होना चाहिए, एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय, ये जो वर्क डन है डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, कितना हीट इनपुट है तो ये Q1 होता है, ठीक है। बस इतना डायग्राम समझ लो, शायद एक दो क्वेश्चन आपका हो जाए मेंस में, ठीक है। तो जो हीट इनपुट है होगा Q1 एंड वर्क डन भी W, एंड एफिशिएंसी होता है वर्क डन बाय हीट इनपुट। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि वर्क डन दे दिया और हीट इनपुट दे दिया, पूछा एफिशिएंसी कितना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आपको दिया कि वर्क डन इज 100 जूल्स एंड एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर डूइंग वर्क इज 10 जूल्स, तो उसमें एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो Q माइनस W हो जाएगा 10 और W हो जाएगा 100, तो ऐसे आप Q1 निकाल के एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इतना डायग्राम से आप कर सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में, काफी हद तक अगर समझ में आ गया तो ठीक है, ओके। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट्स इन दिस? मैंने बस इंजन का आपको ये बताया, एंड कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी तो पता होगा, ये तो 1 माइनस T2/T1 होता है, ये T2 होता है, ये T1 होता है। जो भी ज़्यादा हीट ज़्यादा डैमेज होगा उसको नीचे लिख देना है वैसे, ओके ना। ये क्वेश्चन में दो दो इंजन लगा है तो इसको हम समझा नहीं रहे डायरेक्ट, ठीक है। जिन्होंने सही किया अच्छा, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते हैं, बट ये समझना होगा, ये समझ लेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो करके आ जाएंगे आप लोग मेंस में, ओके। तो ये पूरा मेंस के ओरिएंटेशन से बोल रहा हूँ, जो भी छोटा मोटा चीज़ हमको पता है, ओके ओके। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? जानवी, ऋचा, मयंक, अविक? यस सर। यस अविक, मयंक? यस सर। इतना दुखी मन से क्यों बोल रहे हैं? बहुत दुखी मन से बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। बट आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो अच्छा है इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, एवरेज कोलिजन टाइम का बड़ा तो फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, मुझे भी याद नहीं आ रहा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ होता है, एन भी होता है इसमें, टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो कर दो, नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मेंस में करना नहीं चाहिए, और इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है एंड बहुत स्पेसिफिकली बुक के कोने में दिया हुआ है, ठीक है। उसका अभी पढ़ेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, मान लो टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन मेंस में 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है लिटरली। मैं सॉल्व किया ना पेपर्स, 19 में भी हुआ है, 20 में भी एक दो बार आया, मेरे टाइम भी आया था, मेरे में से भी ऐसे एक क्वेश्चन आया था, शायद ये आया था, बस वैल्यू चेंज कर दिया था। यानी देख रहे क्वेश्चन सालों से आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा कर लो इसको भाई, मुझे इस बार भी शायद एक शिफ्ट में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली एलिवेटर दिया हुआ आपको, यहाँ से बिल्डिंग है, सॉरी एलिवेटर है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड आपको दिया है कि इसका कैपेसिटी 10 लोगों का है, एंड एलिवेटर का कुछ मास है एंड फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे होगा, बिकॉज एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड्स, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, अगर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, बिकॉज ऊपर जा रहा है, एंड एलिवेटर का खुद का कुछ मास होगा, तो ये जगह मास ऑफ एलिवेटर इंटू जी, ठीक है। एंड एलिवेटर के अंदर जो आदमी बैठे उसका भी कुछ मास होगा, उसका भी वेट होगा नीचे की तरफ, उसको लिख सकते हैं टोटल मास, जितने भी आदमी उनका मास इंटू जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसमें क्या पावर निकालना है ना, सो पावर हो जाएगा हमारा एफ इंटू वी, ठीक है, ये एफ इंटू वी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो एफ है, वो एफ क्या है, किसी को पता है क्या होता है एफ? ये होता है हमारा जिसका फोर्स के हमको पावर निकालना है उसका फोर्स लेना पड़ेगा। जैसे इसमें पूछा है कि व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुल द एलिवेटर अप,
तो एलिवेटर को ऊपर कौन लेके जा रहा है? टेंशन लेके जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो टेंशन इक्वल्स टू ये तीनों का सम होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है तो और भी ऐड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेंस में 4-5 बार पूछ चुके हैं, इसलिए हम स्ट्रेस कर रहे हैं इसको, ये प्लीज करके आना। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन नंबर 11? यस मयंक, अभी, रिचा, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, ये मेंस में लिटरली बोलो 4 से 5 बार अब तक देख चुका हूँ, मेरे खुद के मेंस में आया था, 19 में भी आया था। ओके, तो ऐसा आ जाए तो कर देना है, ठीक है। इसमें एक वेरिएशन क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो एक्सेलरेशन देने से क्या होगा, टेंशन का वैल्यू चेंज होगा। टेंशन कितना हो जाएगा फिर, टी माइनस ये तीनों का सम, एफ माइनस एम जी, दिस इक्वल्स टू एम इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इससे टेंशन का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड फिर टी इंटू वी कर देंगे तो पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन आ सकता है, तो देख सकते हैं इस बार शायद मेंस में से कुछ आ जाए। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन ही बहुत इजी है इन दैट सेंस, उसमें कुछ नहीं कर रहा। 12 क्वेश्चन में समझ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्वेश्चन में एकदम वर्स्ट केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। सो 12 क्वेश्चन में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन के, हाँ, आपको बल्ब दिया हुआ है एंड फैन दिया हुआ है, हीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बल्ब, हीटर, फैन से आपको लेना देना नहीं, आपको सिर्फ निकालने के पावर कितना कंज्यूम होगा। तो जो हमारा पावर होता है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को आप कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो उससे करंट फ्लो होगा, उससे हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो पावर हमारा होगा आई स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर बहुत सारे अप्लायंसेज आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबका पावर ऐड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। पावर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आप अप्लायंसेस कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो उन सबके पावर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एंड पावर को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू आई, ठीक है। तो पावर रिक्वायर्ड इतना है, आपको वोल्टेज सप्लाई दिया होगा शायद 220 वोल्ट्स, कितना दिया है, हाँ 220 वोल्ट दिया है, तो इससे आपका करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये करंट होगा आपका आंसर। नॉन में पूछा कि फ्यूज का मिनिमम रेटिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सर्किट में करंट मिनिमम रिक्वायर्ड सपोज 10 एम्पियर आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद, तो मिनिमम 10 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए सर्किट से, ठीक है। बट अगर फ्यूज ही 5 एम्पियर का हो गया तो क्या होगा, इफ द फ्यूज इज लेस देन 10 एम्पियर, 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो जैसे ही उसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, फ्यूज बर्न हो जाएगा एंड सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम रेटिंग इसका 10 होना चाहिए, एंड सपोज क्वेश्चन में 10 आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 10 से जो क्लोजेस्ट होगा उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 10 से बड़ा होना चाहिए वो, 11 12 जो भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इजी है, एंड इसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, पावर बस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और भी है कि पैरेलल होगा कि सीरीज होगा, वो सब भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो उधर छोड़ दो उसको, इतना समझ लो तो काफ़ी है। ओके, ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 सबने अटेम्प्ट तो सही किया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, 2 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, उनको देखना चाहिए, ठीक है। महंगा आपने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 12? यस मयंक? नो सर। नहीं किया था क्या? आप इंटेलिजेंट है, बट आप इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर रहे ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं पता है तो अभी देख लो ऐसे, बस पावर ऐड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एंड पावर इक्वल टू V इंटू है, एंड फ्यूज का कंसेप्ट है बस, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13 सबने अटेम्प्ट किया है, बट 2 लोग का गलत हो गया, ठीक है। 13 में डायरेक्ट लेंस फार्मूला रहेगा, मुझे याद नहीं फार्मूला एग्जैक्टली, ठीक है, याद करने की कोशिश करते हैं। 1/f कितना होता है, ये होता है म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। इसको हटा सकते हैं, इसको इससे, ये होता है हमारा 1/f। इसको लेंस लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं, दिस लेंस मेकर्स फार्मूला। तो 1/f इज टू म्यू ऑफ g/w -1,
इंटू 1 - 8 ऐसे। तो ये फॉर्मूला लगाना। ओके, तो जिनका भी गलत हो चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सही लिखा है ना, मैंने कुछ गलत किया क्या आपने? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला? ये वाला करेक्ट है, ये वाला? अरे बोलिए, तो आपने सही किया है ना क्वेश्चन, पता होगा फॉर्मूला सही है कि गलत है। यस रिचा, इज दिस करेक्ट फॉर्मूला? यस सर। ओके, ठीक है, मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अभी डायरेक्ट है। सब आपको ये सब नहीं आता है, नया नया लग रहा है सर, कहाँ से बोल रहे हैं सब, बाप रे। हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये सब कहाँ से आ गया? ठीक है, अगर ये सब नहीं पता तो ये ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। एंड इसके भी कुछ फॉर्मूला है बेसिक, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो भला हो जाएगा आपका एग्जाम में। तो इसका भी हम आपको छोटा सा नोट्स भेज देंगे, 1-2 पेज ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये सब चीज़ बता रहे जो आप थोड़ा बहुत याद करके एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला, ये हम इसका नोट्स आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये जो नोट्स क्लास के भेजेंगे एक बार देख लेना। फॉर्मूला आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला नहीं आता तो याद कर लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एग्जाम में करके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13, देन 14 प्रश्न। 14 भी सबने अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट, सबका करेक्ट है। अच्छा, किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन नंबर 14? मयंक, आपने अटेम्प्ट किया 14 क्वेश्चन? यस मयंक, हैव यू अटेंडेड 14? यस सर। ओके, किसने नहीं किया अटेम्प्ट फिर? क्वेश्चन 14 किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया? अभी का आपने अटेम्प्ट किया है 14th? यस सर। ओके, ठीक है, सबने किया, जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया सबका करेक्ट है, सिर्फ एक ने नहीं किया कोई तो। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक तो यंग डाइवर्सिटी एक्सपेरिमेंट थोड़ा अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। यंग, इससे भी इजी क्वेश्चन नहीं आते जनरली। वो क्या पूछेगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कहाँ लिखा है इसका, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वही आपको दे देगा कि स्लिट का वेट कितना है, दो, हाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा स्मॉल डी। ये कैपिटल डी होता है स्क्रीन का डिस्टेंस, एंड यहाँ से लेके आप ऊपर जाएंगे एक्स। तो एक्सएन का दो फॉर्मूला होता है, एक्सएन होता है एक मैक्सिमा के लिए तो मिनिमा के लिए होता है। मैक्सिमा के लिए तो होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड मिनिमा के लिए 2n+1 लैम्डा डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला पता नहीं चाहिए, बस इतना कर लेंगे तो ये एक्स डेफिसिट का मोर और लेस सारा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे टफ पूछता नहीं जनरली मेंस में। एंड डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्रैक्शन में क्या आपको सब कुछ आता नहीं है उसमें भी, या फिर याद नहीं है, तो डिफ्रैक्शन में भी बस इतना याद कर सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्लिट नहीं होता है, खाली होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स है और लाइट आता है। ठीक है, तो उसमें जो हमारा मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है और मिनिमा का फॉर्मूला होता है वो उल्टा हो जाता है। तो इसके लिए जो मैक्सिमा है वो डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमा हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था क्लास में, नहीं याद है तो एक बार ये कर सकते हैं। सो जो इसका मैक्सिमा है यंग्स डाइवर्सिटी का, वो इसका मिनिमा हो जाता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बस इतना पता है तो डिफ्रैक्शन भी 1-2 क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। एंड डिफ्रैक्शन का वो इंपॉर्टेंट चीज होता है ये, थोड़ा हौच पौच हो गया क्या, बहुत हौच पौच है, थोड़ा आदत छूट गया ना इसलिए सर। कहाँ करेंगे, ठीक है यहाँ कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिफ्रैक्शन का ये होता है, डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है, तो उसमें सेंटर मैक्सिमा ऐसे होता है एंड फिर मिनिमा ऐसे होता है। ठीक है, तो ये विड्थ वाला क्वेश्चन आता है जनरली, मैं इसमें हमेशा ऐसे ही पूछा है, डिफ्रैक्शन से पूछा तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये जो विड्थ होता है ये होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आपके डिफ्रैक्शन का विड्थ पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ, हाइट नहीं विड्थ। ठीक है, एंड ये वाला डिस्टेंस ये इसका हाफ होता है, ये इंपॉर्टेंट पता होना है। तो आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, ये पूछ सकता है, या फिर आपको लैम्डा डी स्मॉल डी पूछ दिया, सेकंड मिनिमा का विड्थ बता दो, सेकंड मैक्सिमा का विड्थ बता दो। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और भी डबल सीट में है वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए, I =
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये तो याद हो गया होगा इतने बार अभी टेस्ट में आ चुका है, cos थीटा cos फाइव, यानी फाइव होता है फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो इतना मैंने जो बोर्ड में अगर लिखा है मैंने यंग्स डाइवर्सिटी और डिफ्रैक्शन का, तो इतना समझ में आता है तो आप मीन्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका थ्योरी पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा थ्योरी नहीं है, अगर आपको याद नहीं है फिर फॉर्मूला भूल गए तो डिफ्रैक्शन एंड क्या कहते हैं वाईडीएस, इसका भी मैं एक दो पेज भेज दूंगा, जिसको पढ़ना एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस आपको क्या कहते हैं लास्ट टच दे रहा हूँ, आपको आता होगा शायद भूल गए होंगे, तो ये मैं नोट्स एक दो पेज के भेज दूंगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है ना, आप सब सही किया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ क्या, मेरा समझ में आ रहा है ना लैंग्वेज? यस, इज माय लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल? यस सर। पक्का ना? ज़्यादा फास्ट तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आज प्लस, तो ये सब है। बाकी लोग समझ में रहे, मयंक, ऋचा, जानवी? यस सर। ओके जी, तो एक्चुअली मैं आपको डिस्कस कर रहा था, मुझे भी कुछ कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एंड इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड जो छोटे छोटे नोट्स हम भेज देंगे, आप उसको रिवाइज कर लेना, तो इससे आपको फटाक से रिविजन हो जाएगा। नहीं तो आपको अभी क्या हो सकता है कि अभी भी मेंस आ रहा है ना, तो एंग्जाइटी रहेगा, टेंशन रहेगा, क्या रिवाइज करना, क्या पढ़े, क्या सॉल्व करे, ऑब्वियसली नेचुरल होता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उससे आप डायरेक्ट कुछ रिवीजन का नोट्स हम दे देंगे, तो उसको रिवाइज करेंगे तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14। और बताइए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ज़्यादा 15 मिनट में खत्म करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 15 डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो अगर साउंड वेव्स में आपको कुछ पढ़ना है या फिर आपको कुछ आता नहीं है उसमें, तो एक ही टॉपिक पढ़ सकते हैं, उसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पढ़ लो, आपका भला हो जाएगा बहुत। ठीक है, मैं आपको एक बार सुनाया था एम्बुलेंस, जब मैंने थ्योरी पढ़ा था तो आपको याद होगा, मैंने एम्बुलेंस से कहा था उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है टो डो नो 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 नो। ठीक है, सो वही डॉपलर इफेक्ट होता है। ठीक है, सो डॉपलर इफेक्ट में आपको कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, एक होता है हमारा ऑब्जर्वर, एक होता है सोर्स। ठीक है, पहले सोर्स लिख दो, एक होता है सोर्स, एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन इज सोर्स वन इज ऑब्जर्वर। तो सोर्स क्या करता है बेसिकली, सोर्स गोज, सोर्स से ये निकलता है साउंड तो बेसिकली कोई भी वेव निकल सकता है, लाइट के लिए भी एप्लीकेबल है, बट साउंड पढ़ रहे तो साउंड वेव निकलता है इससे। ठीक है, तो साउंड में कुछ फ्रीक्वेंसी होता है एफ। ठीक है, एंड ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या कहता है, अगर ये सोर्स स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई आएगा एफ, अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा है। बट अगर दोनों में से भी कोई भी एक मूव करना शुरू कर देता है, सपोज सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाना शुरू करता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाना शुरू कर दे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, अगर सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई आएगा वो कम हो जाएगा, एंड अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देता है। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट होता है, कोई भी क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है तो यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है उसमें। ठीक है, एंड जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है होता है, एक होता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गया, तो दिस इज एफ ओरिजिनल इनटू, हाँ यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, बड़ा मतलब एक स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड, एंड फिर यहाँ पे होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, इसको साउंड कर दो, तो ये प्लस माइनस ऐसे कुछ होता है। बस आपको इसमें पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऊपर लेते कि नीचे लेते, या फिर सोर्स का ऊपर लेते नीचे लेते, तो नीचे में सोर्स का होता है और ऊपर में ऑब्जर्वर का होता है। ठीक है, ये याद कर लो, ओ एस लिख सकते हैं, ओ एस वैसे याद कर सकते हैं, ऊपर ओ नीचे एस, सो ऊपर वेलोसिटी ऑब्जर्व लेते हैं, नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, डॉपलर इफेक्ट में कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ आपको, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, एटलीस्ट इजी आ गया तो कर लेंगे, इसमें तो थोड़ा कंसेप्ट लग रहा है, बट कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है,
ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट घुसा दिया है और डॉपलर इफेक्ट के साथ बीट्स भी डाल दिए। ठीक है, तो बीट्स भी पता होना चाहिए। अगर दो दो फ्रीक्वेंसी अगर एमिट हो रहा है तो दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है F2 माइनस F1, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इससे मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी। बीट फ्रीक्वेंसी इतना होता है F2 माइनस F1, वो आपको दिया हुआ है 2 बिट्स, तो F2 माइनस F1 2, F2 दोनों के बीच में रिलेशन आ गया एंड एक रिलेशन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो। ठीक है, बट एटलीस्ट ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डॉपलर इफेक्ट एंड बीट फ्रीक्वेंसी। तो साउंड में अगर ज़्यादा कुछ आता नहीं तो इतना कर लोगे तो भी, अगर इजी क्वेश्चन है तो अटेंड कर सकते हैं, और सही सही भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ होता है जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है, बेसिकली प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस इसमें कोई स्टेरियोटाइप फॉर्मूला नहीं है, प्लस माइनस माइनस प्लस लिखते कभी कभी, यहाँ पे माइनस प्लस भी लिखते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सपोज मेरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है। इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, देन जो ऑब्जर्वर को सुनाई आएगा फ्रीक्वेंसी, जो कान में उसको सुनाई आएगा, विल दैट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो नेचुरली क्या होगा, अगर सोर्स के पास हमारा ऑब्जर्वर जा रहा है तो वो पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा। ठीक है, तो इंक्रीज होने के लिए ऑब्जर्वर का स्पीड तो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर टोटल वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए तो यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ऐसे सोचना है। तो अगर सोर्स के पास ऑब्जर्वर जा रहा है तो यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, तो हमारा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वो हमारा सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल से और ज़्यादा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ऐसे कुछ करके आप कर सकते हैं, तो ऐसे ही करना है कुछ करके। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट है बेसिक। ओके, ऐसा है। कोई डाउट इसमें किसी को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कर सकते हैं कि पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें किसी को? यस मयंक, अभी कृचा, नो सर। जानवी, नो सर। ओके। रिचा आप बताइए, कोई डाउट सर इसमें? नो डाउट, ठीक है। अभी जो आखिरी कुछ क्वेश्चन होता है, या क्वेश्चन नंबर 16 जी, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देख लो। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन। अबे क्वेश्चन नंबर एक और बोला था मैंने, कौन सा, जो कोर्स ये वाला क्वेश्चन, एंड उससे भी इजी क्वेश्चन तो ये, इसमें तो याद करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ याद भी नहीं करना है। अगर आप स्कूल गए होंगे तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वाला, इससे इजी क्वेश्चन सही में नहीं पूछ सकता मेंस में, तो उससे भी इजी है। मतलब ये मैग्नेटिज्म से भी, इसमें तो थोड़ा याद याद करना होता है, पढ़ाते नहीं स्कूल में, ये तो स्कूल में पढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग अटेम्प्ट ही नहीं किए, 3 ही लोग अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो हमारा, क्या बताए इसमें, इसका मैं तो एक दो क्वेश्चन आपको करके देता हूँ। ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, A1 V इक्वल टू A2 V2 डायरेक्ट, एंड कंटिन्यूटी, सॉरी पास, कौन सा बर्नौली इक्वेशन होता है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस H रो G, ये होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला एटलीस्ट फ्लूइड का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं फ्लूइड्स का भी एक दो पेज का नोट्स भेज सकता हूँ, आप इसको फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा एक्चुअली। आप लोग ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया या छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब, ठीक है, मतलब अभी हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि अगर आप ये छोड़ दिए एंड बाकी में बाकी करके भी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो ये करेंगे तो आपका स्कोर बहुत इंक्रीज होगा नेचुरली। मैग्नेटिज्म वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो आपका जो अभी मार्क्स है वो सब काफ़ी बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट 15-20 मार्क्स तो आप ये छोटे छोटे कंसेप्ट करके फॉर्मूला याद करके बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो नोट्स भेजेंगे एक बार पढ़ लेना उसको, तो भला हो जाएगा आपको। ओके, याद कर सकते हैं। ओके जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 है तो बहुत टफ क्वेश्चन है।
जो लोग अटेम्प्ट किया अच्छा है, 2 लोग सही भी किया 3 में से। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी क्या है, जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा इजी चैप्टर माना जाता है एंड इजी है भी, बट इसमें क्या किया उसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उसने घुसा दिया मैग्नेटिज्म। उसमें पूछा है कि फोर्स कितना है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना पड़ेगा पूरा, इसका 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप प्लस जे कैप ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा फिर, ठीक है, लाइट का डायरेक्शन क्या होगा, फिर उसके वजह फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो दैट इज क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं। अगर EMW में कुछ याद करना है आपको तो ये याद कर सकते हैं कि एक दो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमेशा। एक होता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है ये होता है E×B/B², मॉड B²। ये वाला पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और इसका अगर डायग्राम बना दिया तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो हमारा लाइट का स्पीड होगा, सॉरी लाइट का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा ऐसे। E×B करेंगे तो राइट हैंड करो ऐसा, तो ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतना पता है तो कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये लोकेशन तो टफ है, मान सकते हैं इसका। तो इसमें दो ही चीज़ें, फार्मूला और ये डायग्राम पता होना चाहिए, इतना करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, और एक और चीज़ होता है कि बेसिकली इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आता है E=C×B। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का रिलेट करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम B का मैग्नीट्यूड दे सकते हैं, उससे E का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ सकता है एंड वाइस वर्सा, ऐसा है। तो ये इतना बेसिक फार्मूलाज कर लेंगे तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ कुछ, ओके। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 ऑलमोस्ट सबने सही किया, किसी ने तो भी गलत कर दिया। 18 का मैंने क्लास में बताया था आपको, ये क्या B²/2 में यूज हो रहा है ना, ये हमारा क्या होता है, दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मतलब एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं ना, ये आता है हाफ ऑफ ε0 × E², ये सब पता होगा आपको, ठीक है। तो बस इसका आपको डायमेंशन, इससे तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो आपको इसका डायमेंशन नहीं पता तो आप इसका भी डायमेंशन निकाल देंगे, सेम ही आएगा, ठीक है। तो बस निकाल सकते हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं करना। एनर्जी तो जूल होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जूल पर मीटर क्यूब हो गया, उसका निकाल दो, आ जाएगा इससे, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, सब सही किया ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 19 भी गलत किए कुछ लोग। हाँ 19, अरे भाई 19 भी मेंस में 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं, 2019 में से भी आया था, ठीक है। इसलिए हम इसको फिर से करा रहे हैं, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। 19 क्वेश्चन में क्या है हमारा, मैंने ये तो बताया था ना शुरुआत में कि अगर आपको ऐसे कुछ दे दिया, ये एंगल दिया 45 डिग्री, ठीक है, ये वेट है mg इसका, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा है F, ठीक है। आपको चाहिए कि फोर्स और mg में रिलेशन क्या, मतलब mg फोर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ये फोर्स का ऐसे दिखाएंगे तो F हो गया, ये एंगल 45 डिग्री, सो tan 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F/mg, जिसको आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेंस में 2-3 बार आ चुका है, आपको आना चाहिए। एंड कुछ लोग तो गलत भी किए हैं वो तो सरप्राइज था, गलत कैसे किया इसका, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले डायग्राम बनाना चाहिए, तब हो जाएगा। 2 लोग गलत किए इसको। एंड सेकेंड थिंग इज दिस, क्या बोल रहे थे, या तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइप का वेरिएशन आ सकता है इस बार के मेंस में, कि 45 डिग्री का जगह आपको 30 डिग्री या 60 डिग्री दे देगा, ठीक है। हम बस गेस कर रहे हैं क्योंकि इतना बार पूछा उन्होंने, तो क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन डाल सकते हैं, 30 डिग्री या 60 डिग्री दे सकते हैं, और आपको पूछ सकते हैं कि ये फोर्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वॉच आउट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। ये वाला सबको समझ में आएगा, कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 19 सॉरी, सब क्लियर है? ये सविंग में कृचा फास्ट फास्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। गला बैठ गया पूरा, सुबह को तो खाया नहीं है इसलिए, ठीक है। कहाँ थे हम, कहाँ थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया। इज दिस क्लियर मयंक? यस सर। ओके, 19 हो गया जी। और क्या 20 क्वेश्चन? हाँ 20 क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, उसमें कुछ है नहीं,
बट आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप कर नहीं सकते। ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स में भी होता है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक जैसे है, ठीक है। अच्छा इनऑर्गेनिक भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बोलते इनऑर्गेनिक, बट इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट है जो मैं पढ़ाया था, थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे थोड़ा, तो हाँ, ऐसा नहीं कि तो सीधा सर को कंप्लीट करते सर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोलते रहते हैं। ओके, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उस डायग्राम पता होना चाहिए। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एंड हमारा अर्थ रोटेट करता है इसके अबाउट एंगल ओमेगा से टू ओमेगा से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, बेसिकली दिस इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो हमारा वेट होगा वो mg होगा, ठीक है। बट अगर आप सेम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो पार्टिकल है ये एक सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में होगा तो क्या होगा, इस पे mg फोर्स तो लगेगा सेंटर की तरफ, बट बिकॉज दिस बॉडी इन सर्कुलर मोशन तो इस पे एक सेंटीमीटर फोर्स भी रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जगह m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नेट वेट होता है तो हो जाएगा m इंटू जी डैश, ये हो जाएगा हमारा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत क्या कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेट होता है हमारा ये इक्वेटर पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे mg है तो यहाँ पे mg थोड़ा कम होता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। एंड इसमें ट्रिक क्या है कि आपको लगे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है ही, मतलब मैं तो कर दिया आपको 1 सेकंड में, आप लोग भी शायद ये स्टेप तक आगे होंगे। बट इसके बाद ये जो ओमेगा जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है और देंगे भी नहीं। ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा, अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, तो 2 पाई/24 आवर्स करेंगे, 24 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, फिर उसमें रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थ का 64,000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, उसको ओमेगा स्क्वायर करेंगे, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें इंटेलिजेंटली कि जो ओमेगा स्क्वायर का आर का वैल्यू है उसको याद करना है, बस इसको याद कर लो। ये आपने याद कर लिया तो आपको ये 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कर ही नहीं सकते इसमें, आप कैलकुलेशन भी एरर कर देंगे तो चारों ऑप्शन इतना पास है, 195.3, 194.6, 194.2, 195.6, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सपोज एक क्वेश्चन मेंस में आ गया, आ सकता है किसी के शिफ्ट में आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला वैल्यू याद कर लो, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कितना है, किसी को याद है क्या? मुझे तो याद नहीं है, ठीक है, इसको हम बता देंगे आपको, ये भी मैं भेजता हूँ क्लास के बाद, इसका वैल्यू याद करना चाहिए, ये सीआरओ में दिया हुआ है शायद से, ठीक है। आप लोग मत ढूंढो, आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो, मैं आपको इसका वैल्यू दे दूंगा, याद कर लो, मेंस में शायद एक क्वेश्चन आपका हो जाए, ओके, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सब लोग क्लियर है? ऐसे वो क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर। मयंक? यस सर। ओके यस जी, सर। लास्ट 5 क्वेश्चंस पे आ गए हम लोग। हाँ अभी देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है तुमको आज अभी तक समझ में नहीं आया। 23 आप लोग करेक्ट हुआ क्या? हाँ कोई अटेंड भी नहीं किया, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन फिजिक्स में दे दिया है और कुछ तो बोलता चलता ही दिया हुआ है, शायद मैं रोहित सर से पूछूंगा तो बता देंगे सर। इसमें लिटरली मतलब ये भी क्वेश्चन मेंस में 2-3 बार पूछ चुका है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, शायद उसमें, हाँ ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ चुके हैं मेंस में। तो क्या दिया है आपको, मॉड आर इक्वल्स टू मॉड पी, ठीक है, ये जब दिया हुआ है, एंड आपको दिया हुआ पी एन क्यू 2 वेक्टर्स है जिनका रिजल्टेंट आ रहा है, तो अगर पी वेक्टर ऐसे है एंड क्यू वेक्टर कैसे, बेसिकली क्यू वेक्टर 0 होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज मॉड आर इक्वल्स टू मॉड पी, तो कैसे हो सकता है? अगर आप क्यू वेक्टर थोड़ा इधर करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, मॉड आर इक्वल्स टू मॉड आर स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस 2 मॉड क्यू मॉड पी इंटू कॉस थीटा जो भी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो नेचुरल है ना, अगर क्यू का थोड़ा भी वैल्यू होता है तो उससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो मेरे हिसाब से तो क्यू का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, ये मेरा
मेरे हिसाब से आंसर है। सो पूछा उन्होंने एंगल बिटवीन टू पी, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ टू पी एंड क्यू विल मेक व्हाट एंगल विथ क्यू। सो टू पी अगर ऐसा है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्यू तो है ही नहीं, तो पता नहीं मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तक हुआ नहीं वैसे। इसका आंसर 90 डिग्री दिया हुआ है, पता नहीं 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसका मैं देखता हूँ थोड़ा, बट ये क्वेश्चन मेरे से 2-3 बार पूछ सके, लेटेस्ट एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसका। किसी को आया है इसका आंसर? मेरे हिसाब से क्वेश्चन ही गलत है। 23 गलत होगा शायद क्वेश्चन। तो हाँ, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो अगर मेंस एग्जाम है, आपका फाइनल एग्जाम है, आपको जो मेंस का फाइनल एग्जाम है, कहाँ लिखे इसको भाई, मेंस का फाइनल एग्जाम जो है उसमें सपोज कोई क्वेश्चन गलत आया होता है, ये आपको लग रहा है कि बहुत गलत है, क्या देख के समझ में आ रहा है कि गलत है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, मतलब डेटा गलत है, या तो आंसर ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन में कोई डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ है, एक क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसमें आप बता ही नहीं सकते कुछ, क्यू का वैल्यू मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, तो टू पी एंड क्यू के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब क्यू तो 0 है ना, तो क्वेश्चन गलत है ना। अगर मेंस में कोई गलत क्वेश्चन आता है and आपको उसका मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, एंड अटेम्प्ट करेंगे तो सेफर ऑप्शन है, क्योंकि आपने वैसे भी टाइम वेस्ट कर ही दिया, आपको दिख रहा है क्वेश्चन गलत है, तो अटेम्प्ट कर दो, जो भी आपका आंसर आ रहा है, आपको जो भी लगता है 0, 90 जो भी मानना है आपको। ओके, एक्चुअली इंटीजर में तो सारे अटेम्प्ट कर ही दो, क्योंकि सपोज गलती से क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तो आपने अटेम्प्ट कर दिया उसको, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, इवन तो आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो सपोज क्वेश्चन में कुछ आइडिया ही नहीं है आपको, और आप उसको अटेम्प्ट कर देंगे, एंड मेंस में सपोज मेंस डिक्लेयर करता है कि वो क्वेश्चन गलत है, तो आपको उसका +4 मिल जाएगा। एंड जो लोग बेचारे लोग एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो शायद उनको नहीं मिल सकता, शायद डिपेंड करता है। ओके, बट अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको श्योरली देंगे वो लोग, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस क्वेश्चन में आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आ जाना, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अगर क्वेश्चन गलत है तो मेरे हिसाब से तो गलत ही है। ठीक है, ओके, ये सब सबको समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको। इज क्लियर अभी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये 22 तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन भी शायद गलत था मेरे हिसाब से, आप लोग तो आंसर दे दिए 22 का, बट ऐसा हम सुने थे कि आंसर गलत, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 22 क्वेश्चन समझाएंगे तो भी, नहीं आता है तो समझ में नहीं आएगा, तो छोड़ दो उसको। 22 में यही कंसेप्ट है, एक ही है कि बस टॉपलिंग अगर, नहीं छोड़ दो, छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टॉपलिंग होता है, सपोज फोर्स हमने लगाया है, तो टॉपलिंग में क्या होता है कि यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अगर आप टॉर्क 0 कर देंगे तो टॉपल होता है वो। ठीक है, तो नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, रोटेशन में डर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, और इंटीजर में तो अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, सब सब क्वेश्चन गलत निकल जाए तो मार्क्स मिल जाएगा आपको उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन तो, हाँ 21 में भी देखो, आपके फिजिक्स में दो सेक्शन है, एक फिजिक्स सेक्शन है और सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, बोइंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा एक्चुअली, तो अभी से थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हैं आपके लिए इसमें सेक्शन बी में, ये भी लिख देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसका भी हम 2-3 नोट्स भेजने की कोशिश करते हैं, ये आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में हो जाएगा आपसे। जैसे वो 2-3 बार कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ FO/FE,
ठीक है, सब क्या 1-2 लाइन का इक्वेशन है, नहीं तो आप कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में हो जाएगा, है ना। तो ये सब, ये तो हम हेल्प कर सकते हैं अभी। तो अभी फाइनली आपको कुछ मार्क्स इंक्रीज करना ही है मेंस में, 5-10 मार्क्स 15 मार्क्स, तो ये सब भी करना होगा। एंड ये सब इजी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। ठीक है, तो सेक्शन बी के लिए हम देखते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक अगर है तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई ट्राई टू गिव। ओके, बट ये सब जो नोट्स भेजेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया, आपने पूरा डिस्कशन अटेंड किया ना, तो और ये क्वेश्चन हमने किए एग्जाम में भी किए, अभी डिस्कशन में थोड़ा डिस्कस किया, तो इसके बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे ना, तो आपको नोट्स याद हो जाएगा, आप फिर भूलेंगे नहीं उसको। क्या, नहीं तो हम लोग रैंडमली कोई टॉपिक लेते हैं उसको पढ़ते हैं, तो वैसे अच्छा नहीं है, मतलब वैसे आपको याद नहीं होगा। सपोज कोई टॉपिक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको डिस्कस किया है, बहुत टाइम दिया उस पर, एंड फिर आप उसका नोट्स पढ़ते हैं तो आपको फिर याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो नोट्स भेजेंगे एक बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट या आधा घंटा लगेगा। ओके, सेक्शन बी का हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ, एक और चीज़ ये, ऐसे इस बार मेंस में ज़्यादा पूछा नहीं उन लोगों ने, जो हमारा ये सब होता है, वर्नियर कैलिपर और क्या है जी, वर्नियर कैलिपर और एक और होता है ना, स्क्रू गेज, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार शायद पूछे नहीं मेंस में, तो ये भी एक बार देख लेना, इसका भी नोट्स भेज देता हूँ। ओके, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ओके, डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद होना चाहिए। ओके, तो 21 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर है, इसका तो पूरा सर्किट पता होना चाहिए। 21 भी शायद सब लोगों ने सही नहीं किया, सबने अटेंड ही नहीं किया इसको। 21 तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ो, भाई नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता ही तो इजी, नहीं आता तो छोड़ सकता। 24 सबने करेक्ट किया ऑलमोस्ट, 4 लोगों ने, 3 लोगों ने करेक्ट किया। 24 क्या है, बेसिकली फुली चार्ज किया उसको, फिर उसको हमने क्या कहते हैं, एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो कहाँ लिखा ये सब है, यहाँ लिख देता। जो लास्ट 2 क्वेश्चन आ गए, 24 क्वेश्चन में हमने क्या पहले कैपेसिटर को लेके उसको चार्ज कर दिया पूरा 60 वोल्ट्स, तो इसमें से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट्स हो जाएगा, एंड कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका, तो 20 वोल्ट्स दिया है क्या, 20, तो 20 हो जाएगा, कैपेसिटेंस 60। तो क्या होगा, इसमें कुछ चार्ज होगा, इस पर एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप अगर कनेक्ट करते हैं एक और कैपेसिटर से जो इसका बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो ना आपको देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि जब ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, एक चार्ज कैपेसिटर है, इसमें कितना होगा, इसमें 1200 ये होगा 1200 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, इसमें 0 है इनिशियली, तो करने करने का चार्ज फ्लो होगा बेसिकली, एंड चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये V1 ये V2 दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इसमें फाइनल चार्ज आएगा 1200 माइनस क्यू, इसमें चार्ज आएगा क्यू, तो यहाँ पे V होगा Q बाई सी, हो जाएगा Q बाई सी इक्वल्स टू 1200 माइनस Q बाई सी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सी कट गया, Q आ जाएगा 600। ठीक है, इजी, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसको। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि फाइनल पोटेंशियल शुड बी इक्वल फॉर बोथ द कैपेसिटर्स। अगर कैपेसिटर दोनों का अलग है तो भी ये वैलिड है। ठीक है, तो एक ही चीज़, एक तो चार्ज फ्लो होगा पहला चीज़, और दूसरा कि दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल होना चाहिए, और सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं सर। ठीक है, एंड इसमें तो इक्वल है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो ऐसा है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये सबको क्लियर है, ये भी बहुत कॉमन है एक्चुअली, इट इज क्लियर एवरीवन। यस सर। यस मयंक, क्लियर है तो। यस सर। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर 24 और हो गया क्वेश्चन नंबर 25। 25 तो बहुत इजी है, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री भी क्या पढ़ा है आपको, ठीक है पढ़ा ही देता है, पढ़ाना क्या है इसमें आपको आता होगा शायद। 25 से आपने सही किया ना, 25 क्वेश्चन में अरे 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसमें 2 लोग सही किए शायद। 25 नहीं, कोई भी सही नहीं किया। अच्छा नहीं, 2 लोग सही किया, करेक्ट है। तो 25 में क्या है बेसिकली, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब क्या बताएं,
है नहीं मतलब कुछ है नहीं इसमें मतलब इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है जैसे डॉपलर इफेक्ट में कंसेप्ट है ना कि वो एक एक सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर के पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया इसमें पूरा कॉमन सेंस से करना होता है कैलोरीमेट्री में कैलोरीमेट्री तो क्या कि एक गर्म ऑब्जेक्ट है एक ठंडा ऑब्जेक्ट है दोनों को मिला दो ठीक है ठीक है तो एक सपोज वाटर है स्टीम है दोनों को मिला दो तो फाइनली टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं ठीक है या फिर आपको आइस दे दिया और वाटर दे दिया दोनों को मिला दो फाइनली टेम्परेचर कितना होगा इसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं ठीक है तो यही सब है इसमें ना इसमें जनरली बच्चे लोग क्यों गलत करते हैं क्योंकि ये आप लोग सही से इसको लिखते नहीं मतलब बच्चे जनरली इसको सही से इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हौच पौच कर देते हैं तो इसमें आप सही से लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे कि सपोज आपको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है एम ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्रीज तो स्टीम दिया हुआ है तो लिखो स्टीम है ठीक है इसमें 2 लाइन लगेगा बट ऐसा करेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे स्टीम दिया हुआ 100 डिग्रीज पे इसको क्या किया आपने इज मिक्स विद 200 ग्राम ऑफ आइस ठीक है एंड आइस दिया हुआ आपको आइस का कितना टेम्परेचर कुछ दिया क्या आइस का आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका 0 डिग्रीज ओके सो 200 ग्राम ऑफ आइस से मिक्स कर रहे हैं आप एंड इसका एम ग्राम दिया हुआ है ओके ऐसा है एंड फाइनली क्या है दोनों का टेम्परेचर कुछ हो रहा है क्या हाँ फाइनली लिक्विड इज प्रोड्यूस्ड ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस जो आपको दिया हुआ है तो क्या होगा जी स्टीम जो है पहले एम ग्राम ऑफ स्टीम इज एट 100 डिग्रीज तो पूरे का पूरा स्टीम पहले वाटर में कन्वर्ट होगा है ना उसका भी 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसका भी मास एम ग्राम रहेगा यस ये होगा कि नहीं स्टीम विल कन्वर्ट टू वाटर अरे हाँ ना कुछ बोलिए सो गए क्या बताइए बताइए स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा यस मैं कभी जानवी आपको आवाज आ रहा है मेरा अभी यस सर हाँ तो जो हमारा स्टीम है पूरा वाटर में कन्वर्ट होगा तो यानी वाटर कन्वर्ट होगा हमारा फाइनली 40 डिग्री पे इसमें कुछ हाई फाई फिजिक्स नहीं है तो पता होगा तो कर सकते हैं एक है कॉमन सेंस है ना अब एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं इसको एंड एक जगह आइस है हमारा 200 ग्राम्स का और ये हमारा वाटर बन जाएगा 200 ग्राम्स का ठीक है एंड ये हमारा बन जाएगा फाइनली वाटर हो जाएगा 40 डिग्रीज पे ठीक है तो जितना हीट इस प्रोसेस में लगा उतना हीट इस प्रोसेस में होना चाहिए दोनों को इक्वल कर तो आंसर आ जाएगा ठीक है एंड इसमें एक वैल्यू पता होना चाहिए कि 2-3 बार पता होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ कौन सा था फ्यूजन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए वाटर का ठीक है तो ये 3 वैल्यू मैं आपको भेज दूंगा आप इसको याद कर लो कैलोरीमीटर में इतना ही है ठीक है 36 इतना पता तो आप एग्जाम में कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है तो जो लोगों का बहुत हालत ख़राब है या फिर जैसे टॉपिक्स नहीं पता है जो मैंने डिस्कस किया तो प्लीज़ एक बार इसको देख लेना अच्छे से ओके आई ट्राई टू गिव समथिंग फॉर दिस आल्सो कैलोरीमेट्री और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं ठीक है ओके तो ये पूरा डिस्कशन हो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ है बेसिकली सो आई ट्राई टू टेल कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा उसको कैसे करना है राइट क्वेश्चन नंबर 11 वो फोर्स वाला क्वेश्चन ये सब मैंने बताया आपको फिर कुछ कुछ कंसेप्ट जो मतलब सबको बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया तो आप पढ़ सकते हैं कुछ नोट्स हम भेजेंगे वो क्लास के बाद बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जो आज हुए थे तो उसको पढ़ लो अच्छे से उसको याद करो ये फॉर्मूला वगैरह वो कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा ठीक है बेसिकली डिस्कशन आपका अभी खत्म नहीं हुआ इन दैट सेंस अभी डिस्कशन के जो हम भेजेंगे आपको वो नोट्स को एक बार पढ़ लो नोट्स और कुछ भेजेंगे और तो वो याद हो जाएगा तो आपको सही में फिर ये एग्जाम से फायदा होगा आपको ठीक है तो ये चीज़ पहला है कि आपको जो फिजिक्स में आपको हेल्प होगा एंड सेकंड जो पेपर अटेम्प्ट करने का मैंने ये बताया था आपको ये रॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन एंड पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने बताया क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहिए एंड ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये 2 चीज़ आप सीख ले आज के डिस्कशन से तो बहुत अच्छा होगा
एंड आई फील कि मेंस में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। आज आज आपका 100 आ तो मेंस में आप 120 130 ला सकते हैं। ओके, ऐसा है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? अभी जानवी, रिचा, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, अभी जानवी, रिचा। वो सर। नो सर। नो सर। ओके, आप लोग सब ब्रेकफास्ट लिए थे ना? यस, एवरीवन टुक ब्रेकफास्ट सुबह? अरे Yes, बताओ sir. तो भाई, खाना खाया था कि सुबह? यस, अभी जानवी, यस सर। खाए थे ना अच्छे से? श्रेय, आपने खाया था क्या खाना? Yes, sir. ओके, अच्छा है। ओके, नहीं क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे थे ना। देखो मैं तो बिना खाए आप इतना बोला, मैं कुछ ब्रेकफास्ट नहीं लिया आज, ये सब प्रिपेयर कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़, आई विल सेंड द नोट्स, जो भी डिस्कशन है उसको आप याद कर लो पूरा अच्छे से। दूसरा चीज़, जो मैंने पेपर का स्ट्रेटेजी बताया उसको अगले पेपर में ट्राई करो। सो नेक्स्ट टेस्ट हम लोग कल ही कर सकते हैं, कल के आज शाम को ही कर सकते हैं। आज शाम को करेंगे टेस्ट? यस यस, अभी चले गए सब लोग लगते हैं। ठीक है, ओके। वुड यू लाइक टू गिव टेस्ट टुडे इवनिंग? Full syllabus. हाँ, फुल सिलेबस ऑब्वियसली। ठीक है, कल करते हैं, चलो कल सुबह 9 बजे कर दे। 28 है ना कल? ठीक है, एक टेस्ट कल करते हैं, एक टेस्ट परसों कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम दे देंगे। ओके, सो विल हैव वन टेस्ट टुमारो, वन टेस्ट डे आफ्टर टुमारो, ऐसा है। ठीक है, ओके। तो चलिए, आपने तो क्लास मिस कर दिया, पूरा पेपर का डिस्कशन किया हमने अभी। डिस्कशन मतलब बेसिकली, हाँ, बहुत डिस्कशन से भी ज़्यादा हुआ एक्चुअली। आई टोल्ड मेनी पॉइंट जो मेंस में हमेशा पूछते हैं, मेंस में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस टाइप क्वेश्चन वेरिएशन आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो क्वेश्चन पे बेस्ड है, काफ़ी कुछ हुआ। तो आई विल जस्ट शेयर द वीडियो, एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, Yes, sir. और मैंने बताया स्ट्रैटेजी कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर द क्लास आई विल सेंड सम नोट्स। ठीक है, नोट्स मतलब बेसिकली जो मैंने पढ़ा है उससे भेजेंगे। तो बिकॉज दीज वर टॉपिक्स कवर्ड इन द क्वेश्चन पेपर, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ है, फिर जो एक कोर्सिटी वाला क्वेश्चन आया था, और क्या आया था। ठीक है, तो बेसिकली कुछ फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस थे, वो हमको क्लास के भेज देंगे, आप उसको कर लो। एक ओमेगा स्क्वायर वाला था, एक ओमेगा स्क्वायर आर, इसका वैल्यू याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में करके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। ओके, सो आई थिंक यू कैन एंड द क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।